May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड आफ्टरनून गौरव, बैठिए। Thank you, sir. बातचीत का माध्यम आपके लिए इंग्लिश होगा, हिंदी होगा? हिंदी, सर। हिंदी आपका प्रेफर्ड मीडियम है, ठीक है। देखिए, आपने ये तो ध्यान दिया ही होगा कि कोविड से संबंधित जो सावधानियां बरती जानी चाहिए उसका हम लोग कड़ाई से पालन कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुर्सी आपके दूर रखी गई है, आपस में भी दूरी बना रखा है। चूँकि सुरक्षित दूरी है इसलिए आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं। थैंक यू, सर। गौरव, परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। मैं राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT गुवाहाटी से केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करी है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ समय तक फ्यूचर्स फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड में जॉब की और उसके बाद UPSC में ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। और सर, बुक्स पढ़ना, चेस खेलना, क्रिकेट खेलना मेरी हॉबीज़ हैं। 2016 में आपने बीटेक किया? जी सर। 1 साल नौकरी की? हाँ सर, 9 महीने था सर। 9 महीने, उसके बाद छोड़ दी? जी सर। 4 साल से आप बेरोजगार ही हैं कहेंगे? मतलब देश के बेरोजगारों के आंकड़े में आप भी एक नाम है ना? नहीं सर, देश के बेरोजगार के आंकड़ों में उनका नाम होता है जो जॉब के लिए एक्टिवली सर्च कर रहे होते हैं। तो सर, मैं एक्टिवली सर्च नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो आप उस आंकड़े में नहीं हैं? जी सर। तो अगर कोई भी जॉब सर्च ना करे तब तो बेरोजगारी की दर गिर जाएगी। तो बेरोजगारी दूर करने का तो एक तरीका ये भी हो सकता है। जी सर, ये तरीका हो सकता है, लेकिन सर अगर लाइवलीहुड को चलाना है, अगर इंसान को खाना, पेट भरना है और अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें कंटिन्यू रखनी है तो रोज़गार की ज़रूरत होती है सर। तो ऐसा नहीं होगा कि लोग रोज़गार ढूंढना बंद कर दें। अच्छा जी, तो आपका वैकल्पिक विषय रसायन शास्त्र है? जी सर। केमिस्ट्री? जी सर। और आपने हिंदी में ही मेंस लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है? इंग्लिश में सर। अच्छा, सिर्फ इंटरव्यू के लिए हिंदी माध्यम? जी सर। ओके, तो ये बताएं, बहुत छोटा सा सवाल है कि हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? जी सर, हाइड्रोजन एटम में सर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं सर। न्यूट्रॉन ही नहीं होता? जी सर। तो स्ट्रक्चर का बैलेंस कैसे बनता है? सर, हाइड्रोजन एटम में बस एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सर, चार्ज बैलेंस होता है, न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती नहीं है बैलेंसिंग के लिए। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ऐसा है कि और भी कोई एलिमेंट है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है? सर, जहाँ तक मुझे पता है हाइड्रोजन ही एक एलिमेंट है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है सर। ये यूनिक है इस मामले में? जी सर। ओके, हाइड्रोजन के 2 एटम जब मिलते हैं तो सुना है हीलियम बन जाता है। सर, हाइड्रोजन के एटम नहीं होते हैं, एक उनमें हाइड्रोजन का एटम और सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो हाइड्रोजन के एटम के मिलने से नहीं होता है। वो ड्यूटेरियम के एलिमेंट की भी ज़रूरत होती है उसके लिए, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है और हीलियम में न्यूट्रॉन होता है। तो सर, उसके लिए कहीं ना कहीं से न्यूट्रॉन को आना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि न्यूट्रॉन पे बॉम्बार्डिंग रदरफोर्ड ने की थी। न्यूक्लियर रिएक्शन में उसकी कोई भूमिका है क्या? जी सर। सर, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो जैसे कि यूरेनियम 235 होता है, उस पर न्यूट्रॉन की ही बॉम्बार्डिंग की जाती है, जिससे हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स की, जो कि यूरेनियम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और उसके अलावा सर, जो हाइड्रोजन एटम की रिएक्शन होती है, जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की रिएक्शन होती है, उसके लिए भी न्यूट्रॉन की ही ज़रूरत होती है सर। ठीक है गौरव। So Gaurav, student of chemistry जी सर। as well as what? Chemical engineer. So when you are chemical engineer, you must aware about Nalco, Balco, Hindalco. सॉरी सर। Nalco, Balco, Hindalco सॉरी सर, आई डोंट। means aluminum manufacturing center. जी। Now you could understand. And in aluminum manufacturing center, there is a huge application of Debye-Hückel theory, right? So how Debye-Hückel theory is being used across world in aluminum manufacturing center. You are engineer as well as having chemistry. So from chemistry, I have taken what Debye-Hückel theory, right? And using in what right place, that is what look Hindalco, Balco, Nalco, that is the aluminum manufacturing center of India. Yes, please. सॉरी सर, मैं
थ्योरी याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी सर। थ्योरी भूल ही गए। यू हैव फॉरगॉटन थ्योरी। जी सर। अच्छा चलो, आप ये तो याद होगा, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये भी भूल गए। चार्ल्स लॉ, यस सर। चार्ल्स लॉ याद है, बॉयल्स लॉ नहीं। ये सब बॉयल्स लॉ भी याद है। So how Charles law and Boyle's law is what complementary to each other? सर बॉयल्स लॉ कहता है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। और जो चार्ल्स लॉ है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है उसको दर्शाता है। तो एक दूसरे, जैसे हमारी जो आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है PV = nRT, तो प्रेशर, वॉल्यूम और Okay, टेम्परेचर को that's it. एक तरीके से। My next question, look, in these days, there is what actually debate in between developed countries and developing country because of, concluding remarks in G20 summit. The developed country talking about carbon neutrality, right? And the leader of developing country, that is India, talking about, reduction in carbon extraction. So, being a student of chemistry, look, we have to apply climate justice, that is Paris Accord. So, what way is the better? Either carbon neutrality is better way to achieve the climate justice of Paris Accord, or reduction in carbon extraction, that is the stand taken by India as developing country, is better way. So, being the student of chemistry, you explain this. Who is actually more climate sensitive, either developed country or developing country? सर सेंसिटिविटी की बात की जाए तो सर दोनों के कंसर्न है कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के, लेकिन अगर जस्ट How you consider what developed country is equally sensitive? They're talking about carbon neutrality. So carbon neutrality, being the student of what chemistry, you could understand. You increase extraction of carbon more and more. In spite of that, there would be carbon neutrality, because they are going to plant those many trees. जी So what is the better way? सर जैसे कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है तो दोनों ही चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, तो एमिशन कहीं ना कहीं बढ़ेंगे तो हमें उनको रिडक्शन की भी कोशिश कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच होना कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, अप्रोच है ना। हमें प्रेफरेंस तो रिडक्शन को कम करना चाहिए, बट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि प्लांट लगाना है, चलिए कोई बात नहीं, आपने काट दिया, जितना एक्सट्रैक्शन होगा उतने पेड़ आप बो दो। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। ये जो चीज़ है, हाउ गोइंग टू अफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद यूरोपियन यूनियन इन पर्टिकुलर? सर रिलेशनशिप की बात की जाए तो एक इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट, कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा इन रिलेशनशिप इन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, प्लीज? अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें सर, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज अगर कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करती हैं तो उनमें कंट्रीज लाइक इंडिया को काफ़ी रोल प्ले करना पड़ेगा कि ट्री प्लांटेशन। लिव इट लास्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड। ईरान इज फेसिंग अ सीवियर वाटर क्राइसिस टुडे, and there is drinking water uprising across Iran. ठीक है, being a student of chemistry, just I want to know, in H2O, what is the crisis? Either H is what crisis element, or the what O is crisis element. So according to chemistry, H2O crisis is how you can explain. Either this is the crisis because of H, or it is crisis because of O. What's your perception, please? सर जो क्राइसिस है वो H2O का, दोनों मॉलिक्यूल्स का ही है, क्योंकि जो H2 है वो ओशन वाटर है, जैसे कि ईरान के केस में देखा जाए तो। What is the formula of water vapor? वाटर वेपर सर H2O सर। Yes, thank you. थैंक यू सर। गौरव, चेस खेलना आपका इंटरेस्ट है ना? जी सर। और किताबें भी पढ़ते हैं आप? जी सर। तो कोई ऐसी किताब का नाम बताइए जो चेस के ऊपर, शतरंज के ऊपर लिखी गई हो। सर एक किताब विश्वनाथ आनंद जी ने लिखी है, माय बेस्ट गेम ऑफ चेस सर। उसके अलावा सर उसके अलावा एक किताब है द क्वींस गैम्बिट, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली एक टीवी सीरीज भी रिलीज हुई है सर। कोई प्रसिद्ध कहानी भी है चेस के ऊपर? सॉरी सर। शतरंज के खिलाड़ी नाम सुना है? नहीं सर।
अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका प्रभाव मिट्टियों के पीएच वैल्यू पर क्या पड़ेगा? सॉरी सर, आई डोंट नो। मिट्टी का जो नॉर्मल फर्टाइल मृदा होती है उसका पीएच रेंज कितना होता है, तो उसको कहते हैं कि इसकी फर्टिलिटी अच्छी होने की गुंजाइश है। जी सर। सर आई थिंक अराउंड 6.5 जो पीएच होता है उसको मानते हैं कि ये सॉइल का पीएच जो है एक सही अमाउंट में है सर। अगर टेम्परेचर घटे तो पीएच पर क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए किसी पहाड़ पर हम लोग हैं जी सर। और पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं, बहुत ऊंचा पहाड़ है, हिमालय जैसा कोई पहाड़ है, और थ्रू आउट मिट्टी है, तो उसके पीएच वैल्यू घटेंगे, बढ़ेंगे या कांस्टेंट रहेंगे? सर जैसे अगर हम पहाड़ पे ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें हमें जो ट्रीज़ मिलते हैं वो रेजिन टाइप के ट्रीज़ मिलते हैं, जो कि उनकी जो मिट्टियाँ होती हैं वो इतनी जल्दी गलती नहीं है और वो सॉइल का वहाँ पे एसिडिसिटी बढ़ा देती हैं सर। तो अगर हम पहाड़ पे ऊपर चढ़ेंगे और उस तरह के ट्रीज़ हैं, जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है तो एसिडिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं सर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर एसिडिटी क्या हो जाएगी? सर तो एसिडिटी आई थिंक कम होनी चाहिए सर, टेम्परेचर तो बढ़ पीएच वैल्यू क्या होगा? पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी सर। अच्छा, आपने आईआईटी गुवाहाटी से पढ़ा है ना? जी सर। एक कहा जाता है कि दो लोगों की केमिस्ट्री जब तक मिलती नहीं है तब तक वो अच्छे दोस्त नहीं होते, या अच्छे उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप नहीं होता है। ये केमिस्ट्री क्या होती है? दो लोगों की केमिस्ट्री क्या होती है? सर जो लोगों की केमिस्ट्री को मैं दो पहलू देख सकते हैं। एक तो हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री व्यूज़ होना, कि एक पर्सन के कुछ और व्यूज़ हैं, दूसरे के और कुछ और व्यूज़ हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसको केमिस्ट्री कहते हैं? नहीं सर, वो मैं दो पहलू हैं उस चीज़ के कि केमिस्ट्री के, और दूसरा पहलू है कि दोनों के विचार मिलते हैं। तो सर कुछ एस्पेक्ट्स में ज़रूरी है कि विचार मिलें और कुछ में ज़रूरी है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, कि ओवरऑल जो दो लोगों का रिलेशन है वो ग्रोथ की तरफ रहे या डेवलप अच्छे से हो सर। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि अगर आपके साथ कोई कंपैटिबल होना चाहे, जी कोई भी हो सकता है, तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे वो आपके साथ वो कंपैटिबल हो पाता है, आसानी से आपका दोस्त बन सकता है या बन सकती है, जो भी है? सर मुझे लगता है कि रेस्पेक्ट जो होती है ठीक है, कि एक हो गया रिस्पेक्ट, और यस सर। दूसरा है कि सर सेंस ऑफ ह्यूमर रहेगा तो भी ठीक है। ये इजी होगा कि जो तीसरा? तीसरा है सर कि अगर कोई अपनी बहुत ही थिंकिंग पर्सन है कि अपनी चीज़ों के बारे में सोचता है ज़िंदगी में जो भी हो रहा ठीक है। है। चौथा? चौथा है सर कि अगर वो इन जनरल विमेन की रेस्पेक्ट करे और जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको उनकी तरफ ऐसे हीन भावना से ना देखे, ये बहुत ज़रूरी है सर। कि ठीक है गौरव सर। गौरव जी, आप राजस्थान से हैं। हल्दी घाटी के का युद्ध जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी सर। क्यों? सर उसमें कोई इश्यू ये है कि कुछ जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जैसे जैसे हिस्ट्री पे रिसर्च होती है तो हिस्टोरिकल इवेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जो पास में अंडरस्टैंडिंग थी उससे थोड़ी से चेंज होता जा रहा है, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। क्या वही मैं जानना चाहता हूँ आपसे। तो उसमें था कि सर एक इंसिडेंट ऐसा था, एक प्लेग पे लिखा था कि अकबर की सेना ने जो हमारी राजपूतों की सेना को पीछे ढकेल दिया था। लेकिन अभी रिसेंट जो नए फैक्ट्स आ रहे उनके हिसाब से ये सही नहीं है, तो इसके अगेंस्ट बैकलैश हो रहा था कि उन प्लेग्स को थोड़ा चेंज क्या फैक्ट्स आए निकल के? आप तो राजस्थान के हैं। सॉरी सर, एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं पता मुझे। कब हुआ था ये युद्ध? सॉरी सर, डेट नहीं आइडिया बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध नहीं जानते? सर आई थिंक इट इज 1576, बट आई एम नॉट श्योर सर। नहीं, ईयर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, डेट पूछ रहा हूँ। डेट को भी लेके पहले डिस्प्यूट था, पर अभी कुछ इस्टेब्लिश होता जा रहा है फैक्ट। जी सर। अच्छा, नहीं आइडिया। अच्छा, कुछ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स को बताइए आप जरा राजस्थान के। सर राजस्थान में जैसे कि केवला जो ठीक है वो नेचुरल पार्क है, उसके अलावा सर की रणथंभौर फोर्ट है, आमेर फोर्ट है, बहुत सारे फोर्ट हैं। और फिर जयपुर में बिरला मंदिर है। उसके अलावा सर जैसे गागरौन फोर्ट है। तो राजस्थान बेसिकली सर बहुत सारे फोर्ट्स हैं राजस्थान में, कि बयाना में भी फोर्ट है। ठीक है, सारे फोर्ट्स ही आपने बताया और एक स्पेसिफिक रिलीजन से संबंधित आपने मॉन्यूमेंट बताया। अच्छा, खैर, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सर आई एम नॉट श्योर, पर अजमेर में होनी चाहिए सर। अजमेर में? आई एम नॉट अच्छा, और श्योर सर। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सर आई एम नॉट श्योर सर। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एंजाइम और हार्मोन्स केमिकल रिएक्शन को किस तरह प्रभावित करते हैं?
सर एंजाइम्स और हार्मोन्स किसी रिएक्शन की, जैसे कि उसकी स्पीड को एज ए कैटलिस्ट की तरह पार्टिसिपेट करते हैं कि किसी दोनों अलग अलग चीज हो गई, रेट और कैटलिस्ट की तरह। क्या स्पेसिफिक है, आप बता पाएंगे? सर कैटलिस्ट की तरह, जो कैटलिस्ट होते हैं बेसिकली जो दोनों एंजाइम और हार्मोन दोनों? सर जो दोनों का अलग अलग नेचर है। खैर जी सर, श्योर नहीं है आप। ठीक है, कोई बात नहीं करो जी, थैंक यू सर। गौरव गौरव, आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो आईआईटी गुवाहाटी से किया है। जी सर। अभी हमने देखा कि आईआईटी गुवाहाटी में केस आया था जहाँ पे 2 विद्यार्थियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। एक नोटिस में तो एक स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया गया और एक में उसे कंपेल किया गया कि वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन देगा जिसमें वो ये कहेगा और मानेगा भी कि वो किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होगा। जी सर। आपको क्या लगता है, आप तो उसी संस्थान के विद्यार्थी रह चुके हैं, किस तरीके की कार्यवाही है ये प्रजातंत्र की दृष्टि से या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नज़र से, आप इसे कैसे देखते हैं? जी सर। सर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इन नोटिस के लिए और जो प्लस जो अंडरटेकिंग लिया था स्टूडेंट के, उसके लिए सफाई दी है कि जो भी एलिगेशंस थे उनके बेसलेस थे और इंस्टीट्यूशन की रेप्यूटेशन को एग्जैक्टली hurt कर रहे इंस्टीट्यूशन इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन एक आरोप ये भी था कि एक एक्स जो फैकल्टी मेंबर थे वो एंटी करप्शन क्रूसेड चला रहे थे, उन्हीं के समर्थन में उन्हें ज़बरदस्ती रिटायर करने के पीछे वो ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट हो सकता है आप फैकल्टीज को जानते भी रहे हो। सर मैंने नाम सुना था उनका। ठीक है। तो सर इस तरह के प्रोटेस्ट में सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लोर किया जाए, और जैसे कि हमारे कॉलेज में सेनेट होती है, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके थ्रू कोशिश की जाए कि इस तरह की चीज़ों को जल्दी से जल्दी जो भी इंक्वायरी बिठाई जाए कि अगर कोई एलिगेशन का करप्शन है उनके थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया जाए सर। क्योंकि सर अगर इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी भी प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होना ही चाहिए, बात रखने की आज़ादी होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सब कुछ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स के थ्रू हो रहा होता और शायद किसान एक अपनी पैरेलल संसद ना चला रहे होते जंतर मंतर पे। जी सर। नहीं आपको लगता? जी सर। सर जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और के राइट देता है। ठीक है, आप मान के चलते हैं कि विद्यार्थियों को इस तरीके से गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए एक स्वस्थ प्रजातंत्र में, या शैक्षिक जो आपके संस्थान है वहाँ पे उनके क्रियाकलापों को थोड़ा सा और सीमित किया जाना चाहिए? सर मेरा ऐसा मानना नहीं है कि उनको इस तरह के प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेने दिया जाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि उससे पहले जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए और उसको ठीक है। गौरव, अभी हमने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसे अमेरिकी प्रेसिडेंट थे जिन्हें लगभग 2 बार इम्पीच किया गया। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया उन पर चालू की गई। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री या भारत के संवैधानिक व्यवस्था में उल्लिखित इस महाभियोग पे बात करें और अमेरिका के महाभियोग की बात करें तो क्या अंतर पाते हैं? इन दोनों में क्या अंतर होगा प्रक्रियाओं के स्तर पर? सॉरी सर, मैं यूएस के जो महाभियोग या फिर जो भी है उसके प्रोसेस से अवेयर नहीं हूँ सर। ठीक है। गौरव, गुवाहाटी में आपने 4-5 साल वक्त गुजारा है, ये बताएं हार्ट का क्या मतलब होता है? सर हार्ट का मतलब मार्केट होता है सर। आप वहाँ मार्केटिंग टीम में भी थे? जी सर। मार्केटिंग और शॉपिंग, ये 2 शब्द का इस्तेमाल करते समय भारत के लोग बड़े दुविधाग्रस्त रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। क्या फ़र्क होता है दोनों में? शॉपिंग होता है कि सर अगर कोई पर्सन कुछ खरीदने जाता है, कि जैसे मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ें वस्तुओं को खरीदने जाऊँगा, लेकिन मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो लोग खरीदने वाले हैं या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक ब्रांड के नाम को पहुँचाना या फिर उसको फैसिलिटेट करना कि जो खरीदने में हो उनको आसानी हो और वो डिसीजन इजीली ले सकें। मतलब आप कह रहे हैं कि मार्केटिंग विक्रेता पक्ष का कार्य है जी और शॉपिंग खरीदार पक्ष का कार्य है। जी। और कोई फ़र्क? कुछ लोग कहते हैं कि मार्केटिंग में उत्पादन से श्रृंखला के सारे प्रोसेस ध्यान में आते हैं, मतलब प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी आता है उपभोक्ता के रुचि के अनुसार, उसकी रॉ मटेरियल की सोर्सिंग भी आ जाती है, वो भी मार्केटिंग का हिस्सा बन जाता है। जी सर। तो आपको लगता है कि भारत की जो विभिन्न किस्म के जो उत्पाद हैं, खासतौर पे
जो कृषि वस्तुओं के जो पूरा मार्केटिंग तंत्र है, मार्केटिंग को विपणन भी कहते हैं हिंदी में, जो विपणन व्यवस्था है वह आधुनिक हो गई है, कार्यकुशलता के साथ वो कार्य हो रहा है कि उसमें परंपरागत और रूढ़िवादी प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा हैं? सर कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः सभी चीज़ों के क्षेत्र में, लेकिन कृषि में विशेष तौर पर। सर जो कृषि का क्षेत्र है अभी भी जो मेनली एपीएमसी मंडीज पे ज़्यादा रिलाई करता है, जो कि एक तरीके से ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केट का कहा जा सकता है, लेकिन जो फार्म लॉज हैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर हाँ वही कि अभी जो मार्केटिंग है एग्रीकल्चर की वो ट्रेडिशनल वेज पे ही तक ही सीमित है ज़्यादातर। तो क्या लगता है कि क्या क्या इंटरवेंशन इसमें होने चाहिए, कैसे इसका आधुनिकीकरण किया जा सकता है? सर जो उसके आधुनिकीकरण के लिए जो सबसे पहले जो फार्म लॉज लाए गए हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होगा। क्या प्रावधान है? 4-5 महत्वपूर्ण प्रावधान बताएं। जी सर। सर जो रिसेंट फार्म लॉज हैं उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को फैसिलिटेट करेगा। दूसरी चीज़ है सर कि जो स्टॉक लिमिट्स हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर उनको रिलैक्स कर दिया गया है। उसके अलावा सर जो एपीएमसी मंडीज के बाहर और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के थ्रू सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अलाउ कर दिया है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आईटीसी है, शक्ति भोग है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कृषकों से उनकी फसल खरीद कर उसको मैन्युफैक्चर करके इंडस्ट्रियल गुड में रूपांतरित, जैसे आटा बना के बेचती हैं या दाल की प्रोसेसिंग करके बेचती हैं। इन्होंने ये स्टॉक होल्डिंग लिमिट इसलिए हटवाया है सरकार से ताकि वो हार्वेस्टिंग सीज़न में जब फसल की कटाई होती है और जब सारे किसान आपस में होड़ करते हैं बेचने के लिए और जब कीमतें कम रहती हैं, तो ये कंपनियां सस्ते दामों पर किसानों को उत्पाद खरीद लें बिना एपीएमसी के माध्यम से जाए हुए, और फिर मन मुताबिक कीमत पर वो उपभोक्ताओं को बेचे। ऐसा हो भी रहा है कि जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को तिलहन की फसल बेचनी थी तो कीमत गिर गई थी, लेकिन जब इन कंपनियों ने वो सारे तिलहन खरीद लिए सस्ते दाम पे, अब वो सरसों का तेल पिछले साल से डबल कीमत पर बेच रही हैं। तो लोगों को आशंका ये है कि ये इंडस्ट्रियल लॉबी के दबाव में आकर ऐसा कानून बनाया गया है और इससे फिर चंद बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होगा और लाखों किसानों को और उस बीच में जो व्यापारी लगे हुए हैं उनको नुकसान होगा। इससे बेरोजगारी और गरीबी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सर जो स्टॉक होल्डिंग का इशू है कि जो कंपनीज एक टाइम पे जो दाम कम होंगे तब खरीद लेंगी, तो उसके लिए सर ज़रूरी है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करें साथ में, कि जो फार्मर्स हैं अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सके, कि जो डिस्ट्रेस सेलिंग उनको करनी होती है वो ना करनी पड़े। उसके अलावा सर जो स्टॉक होल्डिंग के साथ इश्यू है कि अभी भी स्टॉक होल्डिंग की जाती है, तो सरकार लग रहा है कि बारात पहले बुला ले रही है और कुआं बाद में खोदने का सोच रही है। कुआं पहले खोद लेना चाहिए था ना सर। जो सरकार की कैपेसिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की वो अभी लिमिटेड है, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर को उसमें अलाउ करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी अपनी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ और उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, जिससे कि गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो एरियाज़ है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट वहाँ पे डेवलप कर पाएगी। तो सर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन उस चीज़ में काफ़ी ज़रूरी है सर। कुछ लोगों की यह भी दलील है कि WTO की पिछली बैठकों में यह रिजोल्यूशन पारित हुआ था कि पब्लिक होल्डिंग, सार्वजनिक जो भंडारण है फसलों का, उसकी मात्रा कम कर दी जाए ताकि बाजार की शक्तियों को ज़्यादा आज़ादी मिल जाए। मार्केट फोर्सेस शुड एंजॉय मोर फ्रीडम सो द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल शुड बी रिड्यूस। ये वैश्वीकरण का जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है उस दबाव के चलते भी कानून बना है। तो प्रश्न ये है कि एक लोकतांत्रिक देश में दबाव बहुसंख्यक किसानों का भी है और दबाव कुछ व्यापारी और कंपनियों का भी है। किस दबाव को राजनीतिक वैधता ज़्यादा मिलनी चाहिए? सर राजनीतिक वैधता की बात है तो सर जो चीज़ जस्ट है, और ऐसा नहीं है कि जो हमारे किसानों के इंटरेस्ट हैं और जो भी व्यापारियों के या ट्रेडर्स के इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट है। अगर किसानों का ओवरऑल बेनिफिट होता है तो इससे जो रूरल इकोनॉमी है वो भी ग्रो करती है कहीं ना कहीं, और जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं उनके प्रोड्यूस भी फिर रूरल एरियाज़ में जो है सेल करने ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ ही सर किसानों का इंटरेस्ट भी इसी में है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे, उनसे डायरेक्टली खरीद सके, जो कि कभी कभी मार्केट डिस्टॉर्शन एपीएमसी मंडीज़ की वजह से होता है,
वो भी नहीं होगा। तो सर कहीं ना कहीं दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के लिए पूरे होना जरूरी है सर। ठीक है गौरव, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बैठिए ऐसे- गौरव, क्या क्या ठीक लग रहा है, कहाँ कहाँ लग रहा है कि गड़बड़ है, अभी कुछ करना पड़ेगा? सर मुझे लगता है केमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा अच्छे से आंसर कर सकता था, और उसके अलावा थोड़ी सी स्ट्रक्चर बेटर कर सकता था अपने आंसर्स की। गुड। और उसके अलावा सर मुझे और ठीक लगा तो कई चीज़ें आपने सही कहा, आपके बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। आपके व्यक्तित्व में लगता है क्या इंटीग्रिटी है, ईमानदार आदमी है, लीडरशिप क्वालिटी है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है। एंट्री थोड़ी और स्मार्ट हो सकती थी। एंट्री करते समय थोड़ा सा शायद आप डरे हुए थे, या इनहिबिशंस था, किसी प्रकार की झिझक थी आपके अंदर। तो वहाँ कोशिश करिए कि झिझक न रहे, स्मार्ट एंट्री करिए। बैठने की भंगिमा आपकी अच्छी है, फेशियल एक्सप्रेशन ठीक है, पॉजिटिव है, आप इंगेज्ड हैं। हिस्ट्री कल्चर आपका थोड़ा सा वीक है, राजस्थान का कम से कम पढ़ लीजिए। जी कम से कम ये जो इंटरनेशनल फेम के जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं, पुष्कर है, अजमेर शरीफ है, तो ये सब थोड़ा सा जी सर। देख लीजिए। गुवाहाटी में रहे हैं तो गुवाहाटी को भी पर्यटक के नज़रिए से थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कई बार ऐसा लग रहा था जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको पता थी, आपको जब लीड किया जा रहा था तो आप उत्तर पे आ रहे थे, लेकिन अपनी तरफ से जो आर्टिकुलेशन है, असर्टिवनेस है, वो थोड़ी सी कम दिख रही थी। ऐसा मतलब उमंग की मात्रा थोड़ी सी कम दिख रही थी सवाल के जवाब देने में, पहल करने की। तो जो एक इनिशिएटिव वाला जो पहलू है, उसमें थोड़ा सा चिंतन करिए, उसको थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं आप। ठीक है, कुल मिलाकर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है, और आपके व्यक्तित्व में एक खरापन है, यूनिकनेस है, और वो उस एक अलग तरह का सौंदर्य है उसके अंदर। थैंक यू। तो उसका एक अलग आकर्षण है, तो इसको बनाए रखिए। और कंटेंट वाले मसले पे जहाँ जहाँ आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कहाँ कहाँ डेफिसिट है, वो कर लीजिए जितना हो सकता है। जी ठीक है, और ठीक है, आपने कई जगह फर्म ओपिनियन रखा, जैसे मार्केटिंग वाले में, फार्मर बिल वगैरह में ओपिनियन आपका सही था, उसको इसी तरीके से सब्सटेंशिएट भी आपने अच्छा किया। दैट्स वेरी गुड आंसर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।